गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा संस्कृत व्याकरण में नेक्स्ट टॉपिक है समास का। इससे पहले हमने संधि के टॉपिक को पढ़ा जो कि पूरा हो गया है अपने 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे समास। संस्कृत में समास किसे कहते हैं, समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु एवं घय प्रत्यय से हुई है। ठीक है, पहले लिखेंगे समास की उत्पत्ति किससे हुई है, सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय। ठीक है, समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय जोड़ने से हमारी समास शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक, क्या है सम, क्या है उपसर्ग है, सम क्या है उपसर्ग है, अस क्या है धातु है और घय क्या है, ये है हमारा प्रत्यय। घय क्या है प्रत्यय। ठीक है, तो सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय से हमारे शब्द समास की उत्पत्ति होती है या इसकी रचना हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साधारण शब्दों में समास का अर्थ क्या है। साधारण शब्दों में समास का अर्थ है, जैसे सम का अर्थ है समीप। ठीक है, सम शब्द का क्या अर्थ है समीप, और आस का अर्थ है बैठना। अस ये जो धातु है हमारी, इसका क्या अर्थ है बैठना। अब इसका जोड़ के अर्थ क्या हो जाएगा समीप बैठना। किसका बैठना, शब्दों का, यानी जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में समीप बैठ जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, समास शब्द की उत्पत्ति के बाद आता है समास की परिभाषा। समास शब्द की उत्पत्ति के बाद क्या आता है हमारा समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, देखिए संस्कृत में समास की परिभाषा है सम सनम समासः। क्या है सम सनम समासः, सम सनम समासः, ये है संस्कृत में समास की परिभाषा। क्या सम सनम समासः, अर्थात संक्षेप को ही समास कहते हैं। संक्षेप का मतलब है यहाँ पर संक्षेप, संक्षेप, और समास का अर्थ समास है, यानी संक्षेप को ही क्या कहते हैं समास कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी कथन को बड़े से छोटा रूप प्रदान करना समास कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में रसोई के लिए घर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, है ना। और ये कितने शब्द हो गए 1 2 3 4, और इनके लिए हम एक शब्द लिख सकते हैं रसोई घर। ये क्या बन जाएगा एक समस्त पद, समास बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक बड़े कथन को छोटा रूप प्रदान करने के लिए समास प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके सामने हम लिख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं, सामान्यतः दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। यहाँ पे लिख लेंगे हम
अर्थात संक्षेप को समास कहते हैं। और दूसरा देखें तो सामान्यतः दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। इसे कहते हैं सामान्य रूप से समास, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। जब हम समास को पढ़ेंगे, इसके भेदों को पढ़ेंगे, उस समय पे समास में बार बार हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे समस्त पद, समास विग्रह। आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहले देखिए समस्त पद कि समस्त पद किसे कहते हैं। समस्त पद दो चीजें ये, एक है समस्त पद। समस्त पद किसे कहेंगे? समस्त पद बहुत से पदों का मिलकर एक हो जाना। बहुत से पदों का मिलकर एक हो जाना तो समास कहलाता है। किसे कहते हैं? समस्त पद। बहुत से पदों का एक हो जाना समस्त पद या समास कहलाता है। समस्त पद या समास कहलाता है। जैसे निर्मक्षिकम, जैसे निर्मक्षिकम, जैसे निर्मक्षिकम। ये क्या हो गया हमारा? समस्त पद का उदाहरण निर्मक्षिकम। यानी जो हम एक पद लिखते हैं उसको बोलते हैं समस्त पद। यानी बहुत से पदों का एक हो जाना समस्त पद या समास कहलाता है। ठीक है, जैसे निर्मक्षिकम। अब दूसरा हम देखते हैं समास विग्रह। एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा क्या है? समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह देखिए किसे कहेंगे? समास विग्रह जब अलग अलग पदों को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है और उन्हें अलग अलग किया जाता है, उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी समस्त पद में जो पद प्रयुक्त हैं उनको अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। क्या लिखेंगे? समस्त पद में प्रयुक्त, समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करना समास
विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मक्षिकाणाम अभाव है, जैसे मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव। देखिए जो समस्त पद में हमने उदाहरण लिखा निर्मक्षिकम, उसमें जो दो पद है हमारे पास मक्षिका और अभाव, तो जब विग्रह किया तो उन दोनों पदों को हमने तोड़कर यानी अलग अलग करके लिख दिया। जैसे मक्षिकाणाम अभाव है, क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम अभाव है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, जैसे समस्त पद और ये यहाँ पे हम लिख देंगे समास विग्रह। ठीक है, समस्त पद क्या होगा? एक तो हम ये लिख लेते हैं समझने के लिए निर्मक्षिकम, और इसका समास विग्रह क्या होगा? मक्षिकाणाम अभाव। क्या होगा ये? मक्षिकाणाम अभाव। ठीक है, मक्षिकाणाम अभाव है। दूसरा देख लीजिए, जैसे वीणा पाणी, ये क्या है? समस्त पद है। वीणा पाणी क्या है? ये समस्त पद है और इसका विग्रह क्या होगा? वीणा पाणम, वीणा है हाथ में जिसके वह, और सरस्वती। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? समस्त पद और ये हो गया समास विग्रह। निर्मक्षिकम ये क्या है? समस्त पद, यानी जब अनेक पदों को हम जोड़कर एक साथ लिखते हैं वो होता है समस्त पद, और जब उसी पद को हम अलग अलग करके टुकड़े करके लिखते हैं वो क्या होता है? हमारा समास विग्रह। जैसे निर्मक्षिकम का लिखा हमने मक्षिकाणाम अभाव है, और वीणा पाणी का लिखा वीणा पाणौ यस्या सा। ठीक है, तो ये चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि समस्त विग्रह, समास विग्रह और समस्त पद किसे कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे हमारे समास के भेदों को। ठीक है, कि हमारा जो समास है उसके कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः होते हैं 4। ठीक है, यानी पद की प्रधानता के आधार पर, देखिए समास के भेद, क्या हुआ? पद की प्रधानता के आधार पर, पद या शब्दों की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर मुख्यतया समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। मुख्यतया समास के 4 भेद होते हैं तथा सामान्यतः समास के 6 भेद माने जाते
है। सामान्यतः समास के कितने भेद माने जाते हैं? 6। ठीक है। पद की प्रधानता के आधार पर यानी पूर्व पद उत्तर पद या दोनों पद के प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं और सामान्य रूप से समास के 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6 और मुख्य 4। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं तो आप क्या बताएंगे? 4। और सामान्य रूप से अगर समास के भेद पूछे जाते हैं तो हम कितने भेद बताएंगे? 6। ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने लिखने हैं। चलिए अब हम ये 4, 6 कैसे हैं इनको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है। इन परिभाषाओं को हो सके तो आप साथ के साथ उतार लें ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए समास के भेद देख लेते हैं हम। हमने कहा कि मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद लिखे हैं हमने। कितने लिखे हैं? 4। 2, 3 और 4। तो पहला है जो समास का भेद वो है अव्ययीभाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। फिर दूसरा है वो है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा समास है हमारा द्वंद्व समास। तीसरा कौन सा है? द्वंद्व समास। ठीक है। और चौथा जो हमारा समास है वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। ये जो 4 भेद हैं ये है हमारे पद की प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर है? पद की प्रधानता के आधार पर। अर्थात जो अव्ययीभाव समास है उसमें प्रथम या पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद या प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं वो हमारा अव्ययीभाव समास में प्रधान पद होता है। फिर है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? यह उत्तर पद प्रधान समास है। कौन सा है? इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है। और चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास। और इस समास में क्या होता है हमारा? अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद। यानी न तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। कौन होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने समस्त पद में लिखा था वीणा पाणी, वीणा पाणु यस्या सा। मतलब वीणा है हाथ में जिसके। अब वीणा हाथ में किसके होती है? मां सरस्वती के लिए प्रसिद्ध है वीणा पाणी शब्द। तो इसमें जो वीणा पाणी है, वीणा और पाणी। ठीक है। तो ना तो ये वीणा शब्द प्रधान है और ना ही पाणी शब्द प्रधान है। ठीक है। क्या प्रधान है? कोई तीसरा पद प्रधान है। वो क्या? मां सरस्वती। कौन है? वाणी की देवी सरस्वती। वीणा है हाथ में जिसके। तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? सीधा मां सरस्वती पर कि उनके लिए प्रख्यात शब्द है, प्रसिद्ध शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पद प्रधान समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में हमने लिखा कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान कैसे होते हैं? जैसे माता पितरौ, माता
पितरौ, ठीक है। माता और पिता, क्या होता है इसका, माता और पिता। और माता और पिता में से हम किसी एक को नहीं चुन सकते, वो दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यानी माता और पिता का समान महत्व है, इसलिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा तत्पुरुष समास, जैसे राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, राज्य पुरुष, राजा का पुरुष। तो यहाँ पे क्या है, जो उत्तर पद प्रधान है कि पुरुष प्रधान है किसका, राजा का, तो यहाँ पे प्रधान कौन है, पुरुष, उत्तर पद, बाद वाला पद। ये देखिए, ये है पूर्व पद और ये क्या है, उत्तर पद, ठीक है। ये क्या है, उत्तर पद। तो इस जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और जो हमारा पहला वेद था अव्ययी भाव समास, इसमें क्या बताया हमने कि पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है। कैसे होता है, जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति अनति क्रम में, इसमें जो ये पहला पद है ये क्या है, प्रधान है, ठीक है। ये क्या है, प्रधान है। कौन सा पद है ये, पूर्व पद है। कौन सा पद है ये, पूर्व पद है। तो पूर्व पद प्रधान जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। शायद ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए, अगर इनको ऐसे आप नहीं समझ पाए तो थोड़ा सारणी के रूप में मैं आपको इसको लिखवा देती हूँ कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। पहला लिख लीजिए, पूर्व या प्रथम पद प्रधान कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अभी हमने पढ़ा ना, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा है, दूसरा हमारा कौन सा था, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में क्या लिखेंगे, द्वितीय या उत्तर पद प्रधान, द्वितीय या उत्तर पद प्रधान, ठीक है। द्वितीय या उत्तर पद प्रधान कौन सा समास है हमारा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर तीसरा समास है हमारा, क्या लिखेंगे, दोनों पद, दोनों पद प्रधान, ठीक है। दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं, द्वंद्व समास में। कौन से समास में होते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। फिर उसके बाद में है हमारा चौथा समास। कौन सा है वो, अन्य पद प्रधान। क्या होगा, अन्य पद प्रधान। वो कौन सा समास है हमारा, बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। ये देखिए, इस सारणी के माध्यम से आप इसको उतार लीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी कि पूर्व या प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास, और द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है हमारा तत्पुरुष समास। दोनों पद प्रधान होते हैं हमारे द्वंद्व समास में, और अन्य पद प्रधान होता है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे जो समास से पहले की जानकारी जो हमें होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे देख ली है। अब हमें समासों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, यानी आसानी से वो हमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो चार जो आपके मुख्य वेद थे पद की प्रधानता के आधार पर, वो हमने पढ़ लिए। आप कहेंगे कि आपने सामान्य रूप से 6 वेद बताए,
तो वो 6 भेद कैसे हो गए, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा कि मुख्य हमारे कितने हैं समास के भेद, मुख्य कितने हैं, 4 लिखे ना हमने। कौन से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा लिखा है तत्पुरुष, तीसरा लिखा है हमने हमारा द्वंद्व, और चौथा लिखा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ठीक है। ये 4 तो हो गए पद की प्रधानता के आधार पर। अब जो हमारे 6 सामान्य भेद है वो कहां से निकलते हैं, यहां से। जो कर्मधारय है वो किसका भेद है, तत्पुरुष का, ठीक है। कर्मधारय समास किसका भेद है, तत्पुरुष का। और इस कर्मधारय का भी एक भेद बनता है जिसको हम बोलते हैं द्विगु, द्विगु। ये हमारे हुए ना 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6। पद की प्रधानता के आधार पर भेद कितने हैं, 4। 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 द्वंद्व समास, 4 बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष के जो उपभेद है वो है कर्मधारय, और कर्मधारय का उपभेद है वो क्या है हमारा, द्विगु समास, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सामान्य समास के 6 भेद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वो समास जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। जो पहला समास आपके 10th क्लास के सिलेबस में है वो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास क्या कहता है, अव्ययी भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावै। क्या सूत्र है, पूर्व पदार्थ प्रधानो, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावै, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावै। देखिए क्या कहता है कि पूर्व पदार्थ प्रधान जिस समास में होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। ये हमारा संस्कृत का सूत्र, और हिंदी में हम इसको थोड़ा सा खोल के इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं ताकि आपको पहचानने में कि अव्ययी भाव समास है या नहीं है आसानी रहे। देखिए पदार्थ, पद को ही पदार्थ बोला है, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा ना पूर्व पद उत्तर पद, उस पद को ही यहाँ पे पदार्थ कहा गया है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव समास है। पूर्व पदार्थ या पद जिसमें प्रधान होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे वो हम लिख लेते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान, ठीक है। या पहले इसका थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए, जैसे पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव है, अर्थात जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद, पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास
कहते हैं। ठीक है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है, तो हमने हिंदी में खोल के लिख दिया। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो भी आप क्या लिखेंगे, अर्थात जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप उतार लेना, याद कर लेना। चलिए अब हम इसकी पहचान की जो कुछ विशेषताएं हैं कि कैसे हम अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं उस पहचानों को जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। नंबर 1 क्या पहचान होगी कि इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। वही पहचान में, इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। यह हो गई हमारी पहली पहचान जिसको हमने पढ़ लिया है। अब है दूसरी क्या पहचान होगी कि इस समास में जो पहला या प्रथम पूर्व पद है वो कोई उपसर्ग या अव्यय होगा। इस समास में पूर्व पद कोई उपसर्ग या अव्यय शब्द होता है। यानी पहला जो पद होता है वो क्या होता है, या तो कोई उपसर्ग होगा या फिर क्या होगा, कोई अव्यय होगा। ठीक है, उपसर्ग और अव्यय, जैसे संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है इसकी, तो हमने पढ़ ली कि पूर्व पद प्रधान है और प्रथम पद कोई अव्यय या उपसर्ग है। तीसरा है इस समास में बने शब्द, तीसरा क्या है, इस समास में बने शब्द क्या होंगे, सदैव नपुंसकलिंग एक वचन होंगे। क्या होंगे, नपुंसकलिंग एक वचन होते हैं। यह है हमारी तीसरी पहचान। क्या है कि इस समास में बने शब्द सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी पहचान है अव्ययी भाव समास को पहचानने की। पहली क्या होगी कि प्रथम पद प्रधान होगा। दूसरी क्या होगी कि इस समास में पहला पद कोई उपसर्ग या क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, जैसे यथा, तथा, कदा, ये सब क्या है, अव्यय है। और अधि, अनु, परि, आ, ये सब क्या है, 22 हमारे उपसर्ग है। तो इन अव्यय या उपसर्ग में से कोई शब्द इसका पहला पद या पहला शब्द होता है। और तीसरी पहचान है कि इस समास में बने शब्द यानी जो हम समस्त पद बना देते हैं वो क्या होते हैं, सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इस समास को समझने के लिए इसके कुछ उदाहरण। क्या देखेंगे, कुछ उदाहरण। जैसे परिभाषा देख ली है हमने, पहचान भी कर ली है। अब देखना आप इसको आसानी से कैसे पकड़ते हैं। जैसे अधि रामम, जैसे अधिरामम, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रामे
इति, क्या हुआ विग्रह? रामे इति यथा शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति अनतु अतिक्रम्य, शक्ति अनतिक्रम्य। ठीक है। और देखिए जैसे समीपम के देखिए क्या होगा, जैसे उप गंगम, गंगाया समीपम, उप गंगम क्या होगा? गंगाया समीपम, उपगंगम गंगाया समीपम। और कोई उपसर्ग का जैसे सुविप्रम, विप्रम, विप्राणाम, विप्राणाम समृद्धि, विप्राणाम समृद्धि, विप्राणाम समृद्धि। और देखिए जैसे अनु विष्णु, अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, अनु विष्णु, विष्णु पश्चात। देखिए ये जो उदाहरण हमने लिखे हैं इनमें सब में पहला पद क्या है हमारा? क्या है सब में? अधि, यथा, उप, शु, अनु। या तो कोई उपसर्ग है या तो क्या है कोई अव्यय। और भी देख लीजिए जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम। ठीक है। देखिए जो ये हमारा समास है अव्ययभाव समास, इनमें सब में पहला पद क्या है? कोई अव्यय है या तो कोई उपसर्ग है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इधर द्वितीय विभक्ति और बाद में इसका जो शब्द है वो यूं का यूं जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे ये जो आगे हमने लगाए हैं इनके अनुसार इनके पीछे के विग्रह को लगाएंगे। तो ये आज आपका अव्ययभाव समास कंप्लीट हो गया है। और इसके और जो पेज आपके सिलेबस में है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।